गांव के बीचों बीच एक पुराना विशाल बरगद का पेड़ है, जिसकी घनी शाखाएं एक प्राकृतिक छतरी की तरह फैली हैं। इसी पेड़ के नीचे भोला अपनी चना मुर्रा का ठेला खड़ी करता है। भोला तीखे और चटपटे मसालों की महक बारिश की ठंडी हवाओं के साथ मिलकर पूरे चौराहे पर फैल जाती है। गांव के लोग जो बारिश से बचने के लिए इधर-उधर भाग रहे थे, इस खुशबू को सूंघते ही बरगद के पेड़ की ओर खींचे चले आते हैं। आइए आइए, आज तो मौसम ने पूरी तरह साथ दिया है। ऐसी ठंडी बारिश में अगर मेरा तीखा चना मुर्रा ना मिले तो दिन अधूरा रह जाए। अरे भोला भाई, तुम्हारी खुशबू ने तो हमें आधे रास्ते से ही रोक लिया। लगता है आज मसालों में कुछ खास मिलाया है। खास तो बस आप लोगों का प्यार है भाई साहब। बस थोड़ा सा नींबू ज्यादा निचोड़ा है ताकि ठंडक में शरीर में गर्मी बनी रहे। बरगद के नीचे अब भीड़ बढ़ गई है। गप्पू और बिल्लू आमने सामने खड़े हैं। गप्पू, जो अपनी तोंद और गोल चेहरे के कारण हमेशा मजेदार लगता है, अपने पेट पर हाथ फेर रहा है। बिल्लू, जो दुबला पतला है और जिसकी आंखों में हमेशा शरारत रहती है, गप्पू को देखकर मुस्कुरा रहा है। भोला भाई, मुझे माफ करना, लेकिन कल तुमने जो चना मुर्रा खिलाया था उसने तो मेरी रातों की नींद उड़ा दी। कसम से पूरी रात मेरा पेट ढोल की ट्रांसफॉर्म बज रहा था। मुझे लगा जैसे अंदर कोई युद्ध चल रहा हो। अरे गप्पू, तेरा पेट तो वैसे भी खाली रहता है, इसलिए उसे मसालों का झटका लगा होगा। तूने कल 3 प्लेट अकेले खाई थी, अब क्या उम्मीद करता है कि पेट गाना नहीं गाएगा? तू चुप कर बिल्लू, तू तो सूखी लकड़ी जैसा है, तुझे क्या पता स्वाद क्या होता है। भोला भाई, सच बताओ, कल मिर्च ज्यादा डाल दी थी क्या? मेरी जीभ अभी भी याद कर रही है। गप्पू भाई, आप तो जानते हैं मैं सबको उनकी पसंद के हिसाब से ही देता हूँ। कल आपने ही तो कहा था कि भोला आज ऐसा तीखा बनाना कि कान से धुआं निकल जाए। मैंने तो बस आपकी इच्छा पूरी की। देखा गप्पू, तेरी अपनी ही इच्छा ने तुझे रात भर जगाए रखा। अब चुपचाप एक प्लेट खा और अपनी किस्मत को कोस। बात तो सही है, लेकिन इस खुशबू के आगे मेरी सारी शिकायतें हार जाती हैं। भोला भाई, एक प्लेट लगाओ, लेकिन इस बार मिर्च थोड़ी कम रखना, वरना मेरी पत्नी मुझे घर में घुसने नहीं देगी। कहेगी कि तू बाहर जाकर आग खाकर आया है। बारिश की बूंदें टिन की छत पर संगीत पैदा कर रही हैं और लोगों की हंसी उस संगीत में घुल मिल गई है। तभी सफेद कुर्ता पजामा और सिर पर बड़ी सी पगड़ी पहने सरपंच जी वहां पहुंचते हैं। उनके चेहरे पर एक गरिमा है, लेकिन आंखों में वही पुराना गांव वाला अपनापन। अरे सरपंच साहब, आप यहाँ इतनी कीचड़ और बारिश में? आप जैसे बड़े आदमी को तो घर पर बैठकर पकौड़े खाने चाहिए। सड़क किनारे चना मुर्रा खाना शोभा नहीं देता। अरे चुप कर बदमाश, घर पर पकौड़े मिलेंगे तो क्या फायदा। मेरी पत्नी ने तो आज रसोई की हड़ताल कर दी है। कह रही थी कि अगर आज पकौड़े बनाए तो उनकी हाथों की मेहंदी और चेहरे का मेकअप खराब हो जाएगा। अब तुम ही बताओ, मैं अपनी पत्नी की नाराजगी झेलूं या भोला के चना मुर्रा का स्वाद छोड़ूं? भोला एक प्लेट लगा, लेकिन उसमें प्याज ज्यादा डालना। आज मन कर रहा है कि इस बारिश में पूरी तरह भीग जाऊं और तेरा यह चटपटा स्वाद चखूं। जी सरपंच साहब, अभी लीजिए, आपके लिए तो सबसे खास मसाला तैयार रखा है। भोला बड़ी कुशलता से पत्तों के दोने में चना मुर्रा परोसता है। सरपंच जी पहला निवाला लेते हैं और उनके चेहरे पर सुकून का भाव आ जाता है। वाह भोला, तेरा हाथ वाकई जादूगर जैसा है। इस सादे से चना मुर्रा में तूने ऐसा क्या मिलाया है कि शहर के बड़े होटलों का खाना भी फीका लगे? साहब, बस मेहनत और ईमानदारी मिलाई है। जब इंसान दिल से काम करता है तो स्वाद अपने आप आ जाता है। भीड़ धीरे धीरे कम होने लगती है। सरपंच जी और भोला अब अकेले हैं। बारिश अब धीमी हो गई है, लेकिन हवा में ठंडक बनी हुई है। भोला, तू सालों से इसी तरह इस पेड़ के नीचे अपना ठेला लगा रहा है। अब बहुत हो गया। तू एक छोटी सी पक्की दुकान क्यों नहीं बना लेता? मैं तुझे जमीन दिलाने में मदद करूंगा। इस बारिश में तू खुद भी भीगता है और तेरा सामान भी।
साहब, आपकी दया का बहुत शुक्रिया, लेकिन दुकान बनाने के लिए जो पैसे चाहिए वो मैं खर्च नहीं कर सकता। मेरा एक ही सपना है, मेरा बेटा सोनू। वो शहर में पढ़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि वो बड़ा आदमी बने, साहब बने। मैं नहीं चाहता कि उसे मेरी तरह सड़क पर गाड़ी लगानी पड़े। तू अपने बेटे के लिए इतना त्याग कर रहा है, अपनी बुनियादी जरूरतें तक भूल गया। साहब, मेरी जरूरतें तो बहुत छोटी हैं। 2 वक्त की रोटी और सिर पर छत मिल जाए तो मैं खुश हूं। लेकिन सोनू की पढ़ाई, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, चाहे कितनी भी बारिश हो, लेकिन उसे सबसे अच्छी शिक्षा दिलाऊंगा। तेरी यह ईमानदारी और अपने बेटे के लिए यह प्रेम देखकर मेरा दिल भर आया भोला। तू एक सच्चा पिता है। मुझे पूरा विश्वास है कि सोनू एक दिन तेरा नाम रोशन करेगा और तुझे उस मुकाम पर ले जाएगा जहां तुझे फिर कभी बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। घर बहुत छोटा है, मिट्टी की दीवारें हैं और छत पर खपरेल डले हुए हैं। सोनू, जिसकी उम्र 25 साल है, आधुनिक कपड़ों में है। उसके चेहरे पर चिड़चिड़ापन है। पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे शहर वापस जाने के लिए पैसों की जरूरत है। मेरी फीस जमा करने की आखिरी तारीख पास आ रही है। आप अभी तक इंतजाम नहीं कर पाए। बेटा, बस कुछ दिनों की बात है। बारिश की वजह से ग्राहक कम आ रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। तू चिंता मत कर, मैं कहीं न कहीं से पैसों का इंतजाम कर लूंगा। कोशिश से काम नहीं चलता पिताजी। आप उस छोटे से ठेले से कितना कमा लेते हैं? आप महीने के कुछ 1000 रुपए। शहर में रहने का खर्च कितना ज्यादा है, आपको अंदाजा भी है। मुझे वहां के लड़कों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है जब मेरे पास नई किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते। बेटा, ऐसा मत कह। तेरे पिता अपनी भूख भूल जाते हैं ताकि तुझे समय पर पैसे भेज सकें। वे दिन भर बारिश में भीगते हैं, उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। माँ, आप भी उनकी तरफदारी कर रही हैं। मुझे आपकी सहानुभूति नहीं, पैसे चाहिए। अगर मैं इस बार फीस नहीं भर पाया तो मेरा साल बर्बाद हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आता कि मैं ऐसे परिवार में क्यों पैदा हुआ जहां सिर्फ गरीबी और संघर्ष है। भोला चुपचाप खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं है, बस एक गहरा दुख है। वह अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। भोला भीगा हुआ और कांपता हुआ सरपंच के घर पहुंचता है। वह दरवाजे पर खड़ा होकर हिचकिचा रहा है। सरपंच उसे देखते ही अंदर बुलाते हैं। भोला, तू इस हालत में? अंदर आ, पहले खुद को सुखा ले। क्या हुआ? तू बहुत परेशान लग रहा है। साहब, मैं आपसे एक विनती करने आया हूं। सोनू की पढ़ाई के लिए मुझे कुछ रुपयों की सख्त जरूरत है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार बारिश ने काम बिगाड़ दिया। मैं आपसे कुछ कर्ज लेना चाहता हूं। मैं वादा करता हूं कि जैसे ही स्थिति सुधरेगी मैं एक एक पैसा लौटा दूंगा। पैसे? अरे भोला, तूने मुझसे मांगने में इतनी देर क्यों कर दी? तू मेरा भाई है, कर्ज की बात मत कर। इसे तू मेरी तरफ से मदद समझ। सरपंच अपनी तिजोरी से रुपयों की एक गड्डी निकालते हैं और भोला के हाथों में रख देते हैं। ये ले, सोनू को कहना कि वो मन लगाकर पढ़े। वो सिर्फ तेरा बेटा नहीं, इस पूरे गांव की उम्मीद है। जिस दिन वो बड़ा अफसर बनेगा, उस दिन पूरा गांव गर्व करेगा। साहब, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आपने मुझे और मेरे बेटे को एक नया जीवन दिया है। सोनू अपना बैग कंधे पर लटकाए खड़ा है। उसके चेहरे पर अब एक संतुष्टि है, क्योंकि उसे पैसे मिल रहे हैं। भोला और उसकी पत्नी उसके सामने खड़े हैं। जा बेटा, खूब पढ़। दुनिया को दिखा दे कि एक छोटे से गांव का लड़का भी आसमान छू सकता है। बस एक बात याद रखना, चाहे कितना भी बड़ा बन जा, अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। अपना ख्याल रखना बेटा, समय पर खाना खाना और अपनी सेहत का ध्यान रखना। हाँ माँ, हाँ पिताजी, मैं जा रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि एक दिन आप दोनों को बहुत खुश रखूंगा। सोनू बिना पीछे मुड़े तेजी से बस की ओर चल देता है।
भोला और उसकी पत्नी उसे तब तक देखते रहते हैं जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हो जाता। कुछ दिनों बाद एक बार फिर मॉनसून का मौसम आ गया है। वही बरगद का पेड़, वही रिमझिम बारिश और वही चटपटी खुशबू। भोला आज भी उसी पुराने ठेले के साथ बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा है। गांव के लोग फिर से जमा हैं। गप्पू और बिल्लू की नोक झोंक अभी भी पहले की तरह जारी है। एक आधुनिक कार कीचड़ भरी सड़क पर फंसी हुई है। टायर गोल गोल घूम रहे हैं, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। अरे यार, इस घटिया सड़क पे हम क्यों आए? मेरी महंगी जूते कीचड़ में सन जाएंगे। राहुल, तूने कहा था कि ये रास्ता छोटा है। अब देख, हम बीच सड़क पर फंस गए हैं। शांत हो जा साहिल। रास्ता छोटा था, लेकिन बारिश ने इसे दलदल बना दिया है। अब हमें किसी की मदद लेनी होगी। ये जगह जानी पहचानी लग रही है। राहुल, मुझे लगता है हम मेरे गांव के बहुत करीब हैं। क्या बात है सोनू, तूने तो बताया ही नहीं कि तेरा गांव इतना रोमांचक है। देख, बाहर कितनी बारिश हो रही है। मुझे तो अब बहुत तेज भूख लग रही है। अगर यहाँ कहीं अच्छा खाना मिल जाता तो मजा आ जाता। सोनू के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही है। वह देखता उसे दूर बरगद का पेड़ नजर आता है। वह अपनी नजरें फेर लेता है। गाड़ी ठीक नहीं हो पाती, इसलिए तीनों युवक पैदल ही गांव की ओर बढ़ते हैं। वे कीचड़ में सने हुए हैं और बारिश में पूरी तरह भीग चुके हैं। उफ, ये कीचड़। लेकिन रुको, क्या तुम्हें कुछ महक आ रही है? ये खुशबू, ये तो बिल्कुल किसी जादुई मसाले जैसी है। हाँ, वाकई बहुत लाजवाब खुशबू है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत चटपटा व्यंजन बन रहा हो। चलो उस तरफ चलते हैं। मेरी भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। नहीं, वहां जाने की जरूरत नहीं है। देखो, यहाँ बहुत कीचड़ है। हम वापस चलते हैं, या फिर किसी और रास्ते से चलते हैं। क्या हुआ सोनू, तू इतना क्यों घबरा रहा है? सिर्फ थोड़ा सा खाना खाने से क्या होगा? लगता है सोनू को अपनी डाइट की चिंता है। चल भाई, मैं तो जा रहा हूँ। जहाँ से खुशबू आ रही है वहाँ स्वाद जरूर होगा। अरे साहिल, जरा धीरे चलना। ऐसा मत हो कि खाना मिलने से पहले ही कीचड़ में फिसल कर सीधा बैठ जाए, फिर खाना कम और मिट्टी ज्यादा खानी पड़े। अरे भाई, अगर खाना इतना खुशबूदार है तो थोड़ा कीचड़ भी मंजूर है। भूखे आदमी को इस समय बस पेट भरने से मतलब होता है, रास्ता कैसा है उससे नहीं। हे भगवान, बस किसी तरह ये लोग वहां पहुंचने से पहले मान जाएं। अगर इन्होंने बाबूजी को देख लिया तो मैं इन्हें क्या जवाब दूंगा। साहिल आगे बढ़ जाता है और राहुल उसके पीछे। सोनू बेबस होकर उनके पीछे चलता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। साहिल और राहुल खुशी खुशी भोला की गाड़ी के पास पहुंचते हैं। भोला, जो ग्राहकों को चना मुर्रा दे रहा था, अचानक रुक जाता है। उसकी नजर सोनू पर पड़ती है। उसकी आंखों में एक बिजली सी कौंध जाती है। सोनू, मेरा बेटा, तू वापस आ गया। माफ कीजिए, आप कौन हैं और मुझे इस तरह क्यों बुला रहे हैं? अरे बेटा, मैं हूं तेरा बाबूजी। इतने दिनों बाद तुझे देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। आ बेटा, गले लग जा। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपका बेटा नहीं हूं। कृपया मुझे इस तरह मत बुलाइए। हे भगवान, ये मेरा ही बेटा है, फिर भी मुझे अपना मानने से क्यों इनकार कर रहा है? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि इसे अपने बाबूजी को ही पहचानने में शर्म आने लगी? क्या हुआ सोनू, ये सज्जन तुम्हें जानते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता ये कौन है। शायद इन्होंने मुझे किसी और के साथ गलती से जोड़ लिया है। चलिए यहाँ से चलते हैं। अरे यार सोनू, लेकिन ये तो तुझे देखकर बहुत खुश हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों बाद किसी अपने से मिले हों। अरे नहीं यार, गांव में अक्सर लोग चेहरे देखकर गलतफहमी कर बैठते हैं। चलो, बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं। अगर मेरा बेटा अपने दोस्तों के सामने मुझे पहचानना नहीं चाहता तो मैं भी उसे किसी परेशानी में नहीं डालूंगा। भोला का दिल टूट जाता है, लेकिन वह अपनी तकलीफ को छुपाने की कोशिश करता है।
और एक फीकी मुस्कान लाने की कोशिश करता है। ओह, क्षमा कीजिए, मुझे लगा कि आप मेरे बेटे सोनू हैं। आप बिल्कुल उसकी तरह दिखते हैं। मुझे माफ कर दीजिए बेटा। अरे अंकल, कोई बात नहीं, लेकिन ये खुशबू, क्या आप वही चना मुर्रा बेचते हैं? हमें भी खिलाइए, हमें बहुत तेज भूख लगी है। क्यों नहीं बेटा, बताओ कैसा चना मुर्रा खाओगे? तीखा, कम तीखा या खट्टा मीठा? जैसा कहोगे वैसा ही बना कर दूंगा। अंकल, मेरे लिए तो खूब तीखा बनाइए, ऊपर से प्याज, धनिया और नींबू भी ज्यादा डाल दीजिए। आपकी खुशबू से ही लग रहा है कि स्वाद भी कमाल का होगा। भोला चुपचाप चना मुर्रा बनाने लगता है। उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन वह अपना काम पूरी निष्ठा से करता है। अरे वाह राहुल, ऐसा स्वाद मैंने आज तक कभी नहीं चखा। अंकल, आपके हाथों में तो सचमुच कमाल का स्वाद है। इतना स्वादिष्ट चना मुर्रा मैंने पहले कभी नहीं खाया। वाकई इसमें एक अलग ही अपनापन है। सोनू, तू क्यों नहीं खा रहा? ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। कहीं गांव का कोई आदमी मुझे यहाँ बाबूजी के ठेले पर देखकर इनके सामने सब सच न बता दे। बस ये दोनों जल्दी से चना मुर्रा खाकर यहाँ से निकल जाएं, यही अच्छा होगा। सोनू चुपचाप खड़ा रहता है। वह अपने पिता को देख रहा है, जो अब भी उसके लिए चना मुर्रा तैयार कर रहा है, लेकिन उसकी नजरें अब जमीन पर टिकी हैं। तभी सरपंच जी वहां पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि सोनू अपने दोस्तों के साथ खड़ा है। अरे सोनू, तू वापस आ गया, कितनी खुशी की बात है। नमस्ते सरपंच जी। मिलिए, ये है सोनू, इस गांव का सबसे होनहार लड़का और हमारे प्यारे भोला का इकलौता बेटा। भोला, देख, तेरा बेटा लौट आया है। राहुल और साहिल एक साथ सोनू की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में हैरानी है। नहीं सरपंच जी, आप गलत कह रहे हैं। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। झूठ क्यों बोल रहा है सोनू? क्या तू अब अपने पिता को नहीं पहचानता? या तू ये भूल गया कि तू किस मिट्टी से बना है? पूरा माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। बारिश की बूंदें अब और तेज होने लगती हैं। सोनू, ये क्या है? तूने तो हमसे कहा था कि तेरे पिता एक बड़े बिजनेसमैन हैं। तूने हमसे झूठ क्यों बोला? सोनू, मुझे लगा था कि तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन तूने अपने पिता के बारे में झूठ बोला, और वो भी उस इंसान के बारे में जो इतना अद्भुत खाना बनाता है। सोनू, झूठ बोलकर कोई बड़ा नहीं बनता बेटा। इंसान की पहचान उसके माँ बाप और उनके संस्कारों से होती है, उनसे मुंह मोड़ने से नहीं। हाँ, मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं शर्मिंदा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे शहर के दोस्त ये जाने कि मेरा पिता सड़क किनारे एक छोटे से ठेले पर चना मुर्रा बेचते हैं। मुझे लगा कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे लगा कि मेरी इज्जत कम हो जाएगी। भोला, जो अब तक चुप था, धीरे से आगे बढ़ता है। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं है, बस एक गहरी ममता है। बेटा, तुझे मेरी वजह से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि तुझे ये काम छोटा लगता होगा, लेकिन याद रखना, इस छोटे से काम ने ही तुझे शहर भेजा, तेरी फीस भरी और तुझे वो शिक्षा दी जिससे तू आज बड़ा बन सका है। मैंने कभी नहीं चाहा कि तू मुझसे नफरत करे, बस ये चाहता था कि तू खुश रहे। सोनू, तुझे शर्मिंदा होना चाहिए, लेकिन अपने पिता के काम पर नहीं, बल्कि अपनी इस सोच पर। तुझे पता है भोला ने तेरी पढ़ाई के लिए क्या क्या किया? उसने अपनी दुकान का सपना छोड़ दिया, अपनी दवाइयां तक नहीं खरीदी और मुझसे कर्ज लिया ताकि तू शहर में सिर उठाकर जी सके। सोनू, तूने आज साबित कर दिया कि डिग्री लेने से कोई इंसान बड़ा नहीं होता। बड़ा वो होता है जिसका दिल बड़ा हो। तेरे पिता ने जो त्याग किया है वो किसी भी बिजनेस साम्राज्य से बड़ा है। सच में सोनू, मुझे अब तेरे पिता से ज्यादा सम्मान महसूस हो रहा है। ईमानदारी की कमाई से बड़ा कुछ नहीं होता। सोनू, अगर तू पहले ही सच बता देता तो क्या हम तेरा साथ छोड़ देते? हमें तेरे पिता के काम से नहीं, तेरे झूठ से दुख हुआ है।
सोनू को अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपने पिता की ओर देखता है, जिनकी आंखों में अब भी उसके लिए केवल प्यार है, कोई शिकायत नहीं। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कितना अंधा हो गया था। मैं भूल गया था कि मेरी हर सफलता के पीछे आपकी ये मेहनत है। मुझे अपनी गरीबी पर नहीं, बल्कि अपनी इस घटिया सोच पर शर्मिंदा होना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मैं दुनिया का सबसे बुरा बेटा हूं। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने आपको अपनाने में शर्म महसूस की। पगले, एक पिता अपने बच्चे से कभी नाराज नहीं होता। तू लौट आया, मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। बस आज के बाद कभी अपने माँ बाप से शर्म मत करना बेटा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख होगा। अंकल, हमें माफ कर दीजिएगा कि हमने सोनू को गलत संगत में रहने दिया। हम आपसे वादा करते हैं कि हम हर साल यहाँ आएंगे और आपके चना मुर्रा का स्वाद लेंगे। हाँ अंकल, और अगली बार मैं अपने साथ 10 और दोस्तों को लाऊंगा। आपका चना मुर्रा अब मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। और सुनो सब, मैंने तय किया है कि मैं भोला को गांव के चौराहे पर एक पक्की और सुंदर दुकान बनवा कर दूंगा। अब भोला भाई को बारिश में भीगने की जरूरत नहीं। साहब, आप हमेशा मेरा भला सोचते हैं। आपने हर मुश्किल समय में मेरा साथ दिया है। मैं आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा और हमेशा आपका ऋणी रहूंगा।